राजेश बाबा सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम भूगोल विषय के संबंध में शुरुआत कर रहे हैं। आज भूगोल का चर्चा होगा कि भूगोल की उत्पत्ति, भूगोल का नामकरण, इसको व्यवस्थित कैसे किया गया। दोस्तों भूगोल आखिर है क्या? भूगोल तो देखिए भाई, भूगोल जो आप जो भी देखते हैं पृथ्वी पर, अपने आसपास वातावरण, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, आकाश गंगा, तारे आदि, ये सब भूगोल के ही विषय के पाठ्यक्रम है। दोस्तों आप किताब खोलकर देखिए, उसमें जो भी आपको पाठ्यक्रम होगा समझिए वो भूगोल विषय के अंतर्गत पढ़ना है। इसीलिए भूगोल का बहुत तरह से मतलब डिफिनीशन निकाला गया है। जैसे स्ट्रैबो ने कहा था कि भूगोल वह स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को आकाशगंगाओं, पिंडों, महासागरों, धाराओं मतलब आदि, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि के संबंध में अध्ययन कराना है। अब दूसरा डिफिनीशन सुनिए, ये तो स्ट्रैबो का था। दूसरा डिफिनीशन है दूसरे भूगोलवेत्ता का। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने का आभामय विज्ञान है भूगोल। ये कहा था कैलेडियस और टोल्मी ने। अब किसी ने कहा था कि भूगोल भूतल का विज्ञान है, ये कहा था कांट ने। अब किसी ने कहा था कि भूगोल को पृथ्वी के केंद्र मानकर उसका अध्ययन किया जाए, अध्ययन करने पर पता चलता है, तो ये कहा था वारेनियस ने। मतलब भूगोल को अलग अलग परिभाषाएं लोगों ने दी, लेकिन इसका उचित परिभाषा यही है स्ट्रैबो का कि भूगोल के अंदर हमको क्या पढ़ना है। भूगोल के अंदर वही पढ़ना है जो पृथ्वी के बारे में है, सौरमंडल के बारे में है, ब्रह्मांड के बारे में है, पृथ्वी पर घटित क्रियाएं आदि के बारे में पढ़ना है, सागर महासागर, पर्वत पठार आदि यही सब पढ़ना है, मिट्टी से लेकर जलवायु तो। दोस्तों ब्रह्मांड जो है वो भी भूगोल में ही पढ़ना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, आपको विलंब नहीं किया जाए। देखिए भूगोल का नामकरण और प्रथम रूप से व्यवस्थित करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। देखिए भूगोल का नामकरण और प्रथम रूप से व्यवस्थित करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। देखिए पहले यूनान के निवासियों ने ही भूगोल का नामकरण किया और उन्हीं ने इस विषय में बताया जो अभी इसके पहले हम लोग चर्चा किए भूगोल के डिफिनेशन के बारे में कि उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों, वैज्ञानिक किसी विषय, वस्तु या क्षेत्र मतलब कुछ भी हो जिसका अगर खोज करते हैं तो उसे एक विशिष्ट नाम देते हैं। ठीक उसी तरह यूनान के निवासियों द्वारा कुछ अलग मतलब अलग विषय बनाया गया जिसके अंतर्गत ये चीज पढ़ना था। स्थल, सागर, महासागर आदि, पृथ्वी आदि के बारे में पढ़ना था। उन्होंने इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में और इसका नामकरण किया भूगोल। अब देखते हैं आगे वर्तमान भूगोल का जनक। देखिए वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। ये तो दोस्तों वर्तमान भूगोल का जनक हो गया, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट जो आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक
हिकेटियस। दोस्तों याद रखिएगा इसे, हिकेटियस। दोस्तों हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। वो इसलिए कि इन्होंने अपनी एक पुस्तक पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, और ये तो हिंदी में है जॉस पीरियड्स, मतलब हिकेटियस ने जॉस पीरियड बुक्स में पृथ्वी का वर्णन, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन, में इन्होंने भूगोल के संबंध में चर्चा की थी। इसीलिए इन्हें हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। दोस्तों भूगोल के अंतर भी कई तरह से भूगोल को बांटा गया है, जैसे कि गणितीय भूगोल, भौतिक भूगोल, उसी में मानचित्र, सांस्कृतिक भूगोल, मतलब इसके संबंध में अभी चर्चा करेंगे। लिखते जाइएगा दोस्तों। सांस्कृतिक भूगोल का जनक। दोस्तों पहले लिख लेते हैं, वैसे टाइम अधिक लगेगा। चलिए दोस्तों अभी आगे चलते हैं। इसको पहले मैंने लिख लिया, उसके बाद बताएंगे, क्योंकि ऐसे समय ज़्यादा लग जाता है। हम लोग यहाँ पर थे, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर, गणितीय भूगोल का जनक थेल्स व अनेग्जी मेंडल। उसके बाद है व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज, ज्योग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक। दोस्तों ये भी इरेटोस्थेनीज ने किया था। देखिए ज्योग्राफी का अर्थ है भूधरातल का अध्ययन करना। ज्योग्राफी शब्द का दोस्तों अर्थ है भूधरातल का अध्ययन करना, लेकिन भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहा जाता है, क्योंकि भूगोल में जो भूगोल हम लोग पढ़ते हैं वो ज्यादातर भूधरातल से ही संबंधित है। इसलिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक इरेटोस्थेनीज ने ही ज्योग्राफिका के लिए, मतलब भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द पहली बार पेश किया था। विश्व ग्लोब के निर्माता दोस्तों मार्टिन बहम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछे तो ये सभी जाते हैं, लेकिन ये भी आप, ये जानकारी आपको हमेशा रहना चाहिए कि विश्व ग्लोब किसने बनाया था, तो मार्टिन बहम ने। विश्व मानचित्र के निर्माता अनेग्जी मेंडल। भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार स्ट्रैबो। दोस्तों स्ट्रैबो ने ही कहा था कि भूगोल वह स्वतंत्र विषय है जिसके अध्ययन के लिए सागर, महासागरों, आकाशगंगाओं, पिंडों आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब पृथ्वी पर उपस्थित या पृथ्वी के बाहर उपस्थित सभी वस्तुओं को स्ट्रैबो ने भूगोल के अंदर सम्मिलित किया है, उसी के बारे में अध्ययन। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बेहिचक स्ट्रैबो मार दीजिएगा। और पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने का आभामय विज्ञान है, ये कैलेडियस टॉलमी ने कहा था, कैलेडियस और टॉलमी ने। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं, उसके बाद डिफिनीशन के बारे में चर्चा होगी। अब चलते हैं भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता कैसे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नवनियतिवाद विचारधारा का प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर। दोस्तों स्टॉप एंड गो नियतिवादी ग्रिफिथ टेलर ने ही दिया था। नवनियतिवाद विचारधारा में दोस्तों है स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ, ये विचारधारा नवनीतिवाद में इन्होंने ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। भूगोल का जनक हिकेटियस, यहाँ तक तो हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्षेत्रीय भूगोल का पिता कार्ल रिटर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसमें कवर कर रहे हैं हम, इसीलिए इसको याद रखिएगा और इसे नोट कर सकते हैं आप स्क्रीनशॉट करके। क्षेत्रीय भूगोल का पिता कार्ल रिटर, मानव भूगोल का संस्थापक कार्ल रिटर। दोस्तों कार्ल रिटर क्षेत्रीय भूगोल तथा मानव भूगोल के भी संस्थापक है।
मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? जीव ब्रूस। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में कथन भी पूछ दिया जाता है, डिफिनीशन भी पूछ दिया जाता है, इसलिए इसे ध्यान में रखना अत्यंत जरूरी है। मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? जीव ब्रूस। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? H.H. बैरोज। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये कथन किसने कहा था? ये कांट ने कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन है। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन है जेम्स हटन। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन है जेम्स हटन। इसे कहने का अर्थ आप समझ सकते हैं, जो अभी चल रहा है वो पीछे वाले का ही अगला प्रेशर है, ये कहना ये चाह रहे हैं। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह कथन है वारेनियस का। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। दोस्तों भूगोलवेता या इतिहासकारों तो नहीं कह सकते हैं, मतलब वैज्ञानिकों को मतलब जो भी उनके समझ में आता है वो उसको कथन के रूप में विकसित कर देते हैं। जैसे कि उसके अनुसार कोई भूगोल के लिए ये परिभाषा होगी, ये होगी, तो वे उसी को प्रोड्यूस करते हैं। अब आगे चलते हैं। भूगोल के दो विचारधारा हैं। दोस्तों 20वीं शताब्दी में जब भूगोल का विकास हुआ तो उसे मानव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंध के रूप में जोड़ा गया। इसके दो विचारधाराएं थी, नाम है संभववाद तथा निश्चयवाद। दोस्तों संभववाद से ही व्यतीत हो रहा है कि किसी संभावना के प्रति इसका अर्थ होगा। निश्चयवाद की मतलब यह निश्चय ही कोई किसी वस्तु विशेष को इंगित कर रहा है या कथन को इंगित कर रहा है। दोस्तों संभववाद के प्रवर्तक थे, मतलब इसको समर्थक थे वाइटल डीला ब्लास एवं फैब्रो। वाइटल डीला ब्लास एवं फैब्रो तथा निश्चयवाद के समर्थक थे कार्ल रिटर राइट आदि। अब दोस्तों आगे चलते हैं कि संभववाद तथा निश्चयवाद क्या है। दोस्तों संभववाद का तात्पर्य है कि हम प्रकृति में मतलब संशोधन कर सकते हैं, यानी हम लोग प्रकृति को अपने हिसाब से उसमें परिवर्तित कर सकते हैं। यानी जैसे कि प्रकृति है उसके अपने इच्छा अनुसार उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ये है संभववाद का कथन, मतलब संभववाद के विचारधाराओं के लोगों का ये मानना है। निश्चयवाद मतलब हम प्रकृति के नियमों कायदे कानूनों या प्रकृति के इच्छा अनुसार हम लोग चल रहे हैं, उसमें हम किसी भी तरह का संशोधन मतलब या उसमें अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य हम लोग नहीं कर सकते। यह प्रकृति प्रदत्त ही कार्य है जो हम लोग कर रहे हैं। ये कथन है कार्ल रिटर रेंटजेल और सेम्पुलन आदि का विचारधारा है। अब दोस्तों जहाँ तक मानना है कि हम लोग प्रकृति में उतना ही संशोधन कर सकते हैं जिससे प्रकृति उसे सह पाए या मतलब उससे का कोई साइड इफेक्ट ना हो। कोई भी टैबलेट का जिस तरह साइड इफेक्ट होता है उसी तरह अब हम लोग मांगे कि कोई नदी बह रही है, अब उसमें इतना बड़ा बांध बना दिए कि नहीं हम उसको नदी के पानी को रोक लेंगे, तो क्या नदी के पानी तो अपना मार्ग चेंज करेगी? बांध को या तो तोड़ सकती है, अगर नहीं तोड़ पाई तो अपना नया मार्ग खोज लेगी। किसी दूसरे बांध जो साइड में होता है नदी के किनारे में उसे तोड़ सकती है, या जलमग्न हो जाएगी, पूरा क्षेत्र विशेष को दहा सकती है। तो इसीलिए प्रकृति में अगर बहुत ज़्यादा
अगर पेड़ हम लोग लगा दे रहे हैं तो इससे तो प्रकृति की शुद्धता हो सकती है। इतना मात्र मतलब हम लोग इसमें संभाव आदि में इसमें संशोधन कर सकते हैं। जिस तरह सिंचाई के साधनों को मतलब इधर से उधर ले जाना, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में फिर भी उसमें कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन पेड़ लगाना आदि, प्रदूषण कम फैलाना, ये सब हमारे कार्य संभववाद की तरह से कुछ सही है। लेकिन आप इतना नहीं कर सकते हैं कि समुद्र के पानी को आप सुखा सकते हैं। क्या जलवायु के आप बदल सकते हैं? क्या अभी बारिश हो रही है उसे रोक सकते हैं? तो ये गलत है कि हम लोग प्रकृति को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। अब निश्चयवाद देखिए, अब निश्चयवाद कह रहा है कि प्रकृति प्रदत्त हम लोग कार्य कर रहे हैं, मतलब जो प्रकृति के हिसाब से हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो इसका कितना मानना सही हो सकता है? देखिए, जहाँ तक मानना है कि उतना ही कार्य हम लोग कर सकते हैं जो हम लोग कर सकते हैं। समझ रहे बात? अब जिस तरह जैसे कि प्रकृति के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, तो प्रकृति के हिसाब से हम लोग क्या क्या चल रहे हैं। जिस तरह की प्रकृति तो हमें कह रही है कि पौधे लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, जिससे जलवायु, वर्षा, ताप दाब आदि सब कंट्रोल होगा, लेकिन हम उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह मतलब दोनों विचारधाराओं को आप अंदर विशेष आत्मा से समझ सकते हैं। चलिए, कुछ छूट गया हो तो माफ कीजिएगा, आगे कवर कर देंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।